जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और दोस्तों रोज 3:20 पर आज की आपकी क्लास होती है और ये अपन हिंदी का अभ्यास करते हैं। दोस्तों हिंदी के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, ठीक है। जिन भी साथियों ने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि जगदीश में कौन सी संधि है। जगदीश में हमें संधि बतानी है। कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। यानी कि जगदीश में संधि का चयन करना है। कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? और जगत धन ईश बराबर होता है जगदीश, और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम इस प्रकार से लिख देंगे जगत धन ईश बराबर हो जाएगा क्या? जगदीश, और इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर। फिर आपसे पूछा जाता है सब शब्द है। सब कैसा शब्द है? संकर है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है। आप बोलते हैं ना सब चलो, है ना, सब लोग आ गए, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। तो सब जो शब्द है वो कैसा शब्द माना जाता है? अब आपसे दोस्तों तत्सम भी पूछे जाते हैं, तद्भव और क्या पूछे जाते हैं? आपके देशज और विदेशी आदि शब्द पूछे जाते हैं। तो यहां पर सब शब्द बताना है और आपने जो चयन करके बताया है क्या बताया है आयुष जी? तद्भव। सब कैसा है? तद्भव शब्द है, क्योंकि जो सब है वो हम बिल्कुल बोलचाल की भाषा में लेते हैं, है ना। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सब लोग आ जाओ, तो ये जो है तद्भव शब्द है। यानी कि जो आपका, ठीक है, ये तद्भव 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है दोस्तों एक आंख से सबको देखना। मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आंख से सबको देखना। गुण अवगुण की पहचान ना होना, ना समझ होना, एक जैसा मानना, सावधान 22 पसेरी समझना। यानी कि प्रश्न क्रमांक 3, एक आंख से सबको देखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपन बोलते ना यार एक आंख से सबको मत देखो, है ना। तो गुण अवगुण की पहचान ना होना, ना समझ होना, एक जैसा माना जाना या सावधान 22 पसेरी। तो आपको पता है एक जैसा मानना, एक आंख से सबको देखना मतलब एक जैसा मानना, सबको एक जैसा मान लिया आपने, है ना। तो आपका जो 3 नंबर है, सी नंबर है, वो बिल्कुल सही है रंजीत पाल जी। एक जैसा मानना, एक आंख से सबको देखना। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। इसमें अन्योक्ति अलंकार है, सहोक्ति, श्लेष या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्रश्न क्रमांक 4 में हमें अलंकार बताना है दोस्तों, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। ये अतिशयोक्ति अलंकार, और अतिशयोक्ति अलंकार यानी 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार की कभी कभी परिभाषा भी पूछी जाती है आपसे कि जहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आप बता देना। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति कभी कभी शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो आप इस प्रकार से अतिशयोक्ति लिखेंगे, ठीक है। अतिशयोक्ति दोस्तों अति में आपको पूरा सा आना है, इसमें पूरा सा, आधा सा नहीं लिखें। कुछ लोग आधा सा ऐसा लिख देते हैं। तो अतिशयोक्ति शब्द शुद्धि में भी आपसे तैयार रहना है, ठीक है। फिर आपको बताना निजी का विलोम क्या होगा? निजी, आप लोग बोलते हैं ना ये मेरा निजी पेन है, ये मेरा निजी बस्ता है ना। तो आपको बताना निजी का विलोम क्या हो जाता है? सार्वजनिक होता है, स्वयं होता है, अपनापन होता है या फिर सब होता है। दोस्तों जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे हिंदी में, उतनी ज्यादा हिंदी में आपकी क्या बनती जाएगी? पकड़ बनती जाएगी, हिंदी आपको आने लगेगी। तो निजी का बताओ, सार्वजनिक होगा, स्वयं का होगा, अपना होगा या फिर सब होगा। यहां पर विलोम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक बतानी है राहुल पवार जी। और 5 का उत्तर आपका है निजी, है ना। हम बोलते कि निजी, और निजी का विपरीत क्या हो जाएगा? सार्वजनिक, ठीक है। निजी का सार्वजनिक, यानी कि जो 1 नंबर है सार्वजनिक, वो बिल्कुल सही हो जाता है 1 नंबर, ठीक है। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाता है मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आपको बताना है कि मिला
मिला एक शब्द हो गया, ठीक है। अब इसमें बट प्रत्यय लगाएंगे तो क्या मिलावट बनेगा, लावट प्रत्यय लगाएंगे तो मिलावट बनेगा, या फिर आवट लगाएंगे या फिर टा लगाएंगे। प्रत्यय शब्द के हमेशा बाद में लगकर परिवर्तन लाते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। और मिलावट शब्द में ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाएं मिला में कि वो मिलावट बन जाए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लगा देना मिलावट में कौन सा, आवट प्रत्यय। मिलावट में आवट लगा दो तो मिला में आवट लगा दो तो हो जाता है मिलावट, और आवट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। घर से बाहर से निकलते ही वर्षा शुरू हो गई थी, वाक्य कैसा है, घर से बाहर निकलते ही वर्षा शुरू हो गई थी। ये वाक्य बताना है। स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक संरचना, या फिर कार्य कारण कार्य बोधक संरचना। इसमें कौन सी संरचना है दोस्तों, घर से बाहर निकलते ही वर्षा शुरू हो गई थी। तो यहां पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, स्थान बोधक, है ना। घर से बाहर निकलते ही, यानी कि घर कोई स्थान है और घर से जो स्थान से हम बाहर निकले ही और वर्षा प्रारंभ हो गई, यानी कि हम स्थान बोधक संरचना की बात कर रहे हैं। एक नंबर आपका इस वाक्य की जो संरचना है दोस्तों वो स्थान बोधक संरचना हो जाएगी, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 में आपने वाक्य पढ़ा भी है कि घर से बाहर निकलते ही, यानी कि घर कोई एक स्थान है ना, और उस वहां से निकलते ही वर्षा शुरू हो गई, यानी कि स्थानवाचक आपका बिल्कुल सही होगा। इनकी बात पूरी होने तक आप चुप रहिए, इनकी बात पूरी होने तक आप चुप रहिए। आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधानवाचक, या फिर संकेतार्थक। अपन लोग बोलते ना यार इनकी बात पूरे होने तक आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, तो ये क्या हो जाएगी, आप क्या कर रहे हो, 4 विकल्प हैं और 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का, ये क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है कि इनकी बात पूरे होने तक आप चुप रहिए, आज्ञा का पालन, आज्ञा दी है तो आज्ञा वाचक वाक्य हो जाएगा। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर संजय गहलोत जी, एक नंबर सही होगा। दूध रोटी पद में कौन सा समास है, प्रश्न क्रमांक 9, है ना। आप लोग बोलते ना दूध रोटी खाएंगे, क्या बोलते हैं, दूध रोटी पद में किसको खाना है, दूध रोटी। दूध रोटी अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। दूध रोटी में तो दूध रोटी और रोटी में आपको बताना है इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपका दूध और रोटी होगा दोस्तों, दूध और रोटी, है ना। तो दूध और रोटी ये क्या हो जाएंगे, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। 4 नंबर दूध और रोटी, है ना। 4 नंबर डी नंबर इसमें टिक करना, दूध और रोटी, ठीक है। तो दूध रोटी और द्वंद्व समास इसमें लगा देना, द्वंद्व, दूध और रोटी। मित्र शब्द का अर्थ नहीं है तो क्या नहीं है, प्रथम आदित्य, युद्ध में साथ देने वाला राष्ट्र, सूरपत, या फिर बंधु। अर्थ कौन सा नहीं है, मित्र शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, किशन जी को खाना है, बिल्कुल खवाएंगे। मित्र शब्द का अर्थ नहीं है तो कौन सा नहीं है, प्रश्न क्रमांक 10 मित्र। आप लोगों के बहुत से मित्र होंगे, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आस्तीन में सांप वाले होंगे, है ना। आता ना एक मुहावरे, आस्तीन में सांप होना यानी कि कपटी मित्र होना, है ना, मुहावरा आपसे पूछा जाता है। तो कुछ मित्र ऐसे भी होंगे और मित्र शब्द का अर्थ नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, तो आपका यहां पर होगा दोस्तों क्या, सूर्यपथ। सूर्यपथ ये मित्र शब्द का अर्थ नहीं होता। प्रथम आदित्य, युद्ध में साथ देने वाला राष्ट्र, बंधु, ये भी होते हैं। सूर्यपथ यानी कि जो सी नंबर बताया है, पुष्पेंद्र जी, नगीना जी, किशन जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है 3 नंबर, ठीक है। फिर अगला बढ़ जाते हैं, आपको बताना है दोस्तों सेंसस का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, जनगणना, चेतना, संज्ञानक, या फिर सचेतना। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें उत्तर लिखना है। पारिभाषिक शब्द भी पूछे जाते हैं दोस्तों बहुत सारे, है ना, और जैसे नोटिफिकेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये शब्द आपके पारिभाषिक शब्द पूछे जाते हैं कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जनगणना। सेंसस यानी कि होता है जनगणना, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पारिभाषिक शब्द जनगणना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर राहुल जी, अनिल जी। अगला बताना है दमोह जिले में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दमोह जिला आ गया दोस्तों, है ना। दमोह जिला वाले बहुत सारे मेरे साथी हैं,
निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या फिर मालवी। तो दमोह जिला में बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? और मैं आपको बता दूं कि निमाड़ी दोस्तों आपको पता है राजस्थानी मानी जाती है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी, बघेली पूर्वी हिंदी, मालवी ये भी राजस्थानी है ना। तो इनको भी याद रखना है, ये किस किस से निकली हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि जो दमोह जिला है यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? बुंदेली। और आपको अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो बुंदेली बोली जाती है सर्वाधिक, ठीक है। और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, बुंदेली, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की। तो इसको भी याद रखना है, बुंदेली। कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, यानी कि जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं उनकी एक कोड है, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। कानों से कन्नौजी, ब्रज से ब्रज, हरि से हरियाणवी, खड़ी से आपकी खड़ी बोली है ना। ये दोस्तों आपकी हरियाणवी, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की क्या हैं? ये बोलियां हैं, इनको याद रख लेना है। पूर्वी हिंदी की अब छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है ना। पश्चिमी हिंदी की ये हो गई दोस्तों। और पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और स्वर सैनी, ये तीन दोस्तों कहाँ से निकलती हैं? तीन आपकी निकलती हैं तीनों स्वर सैनी से, है ना। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल विषय शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों स्वर सैनी के बारे में। स्वर सैनी अपभ्रंश आपने नाम सुना होगा। आपसे पूछा जाता है कि स्वर सैनी से कौन सी निकलती है, तो स्वर सैनी से किस भाषा का उद्भव हुआ? तो गुजराती है ना, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी है ना, पश्चिमी हिंदी। इनको थोड़ा सा आप समझ लो, ये पश्चिमी हिंदी है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, ये स्वर सैनी से निकली हैं दोस्तों। स्वर से क्या बनेगा? शेर, स्वर से बनेगा शेर। और शेर हमारे भारत में कहाँ है? पश्चिम में, पश्चिम राज्यों में है। जैसे गुजरात में शेर है, गुजरात के शेर जाने जाते हैं, है ना। तो पश्चिमी राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं? गुजरात और राजस्थान। तो स्वर शेर पाए जाते हैं पश्चिमी राज्यों में, तो पश्चिमी से हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, है ना। और राज्यों में पाई जाती है राजस्थान, और पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात और राजस्थान है। तो गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी ये स्वर सैनी हिंदी से उद्भव हुई हैं इनका, ठीक है। और फिर राजस्थानी की भी हैं दोस्तों, मालवी, निमाड़ी है ना, ये राजस्थानी की मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी की ब्रज, खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी की मानी जाती है। एक दिन मैं बोली का चैप्टर लेकर आऊंगा आपको और पूरी ट्रिक से याद करवा दूंगा, ठीक है। विषय शब्द का पर्यायवाची है बताना था, तो लक्ष्य भी है, क्षेत्र भी है, इंद्रिय जन आनंद भी है ना। विषय का तो उक्त सभी, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है। कृष्णायन काव्य कृति की रचनाकार कौन है? कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो कौन से हैं दोस्तों कृष्णायन काव्य कृति की रचनाकार? कृष्णायन काव्य कृति, और ये कृतियां भी आपसे पूछी जाती हैं दोस्तों। मैं रचनाएं पूरी याद करवा रहा हूं आपको ट्रिक से, है ना। बहुत सारी चीजें रचनाएं याद भी करवा दी हैं, देख लेना। कृष्णायन काव्य कृति दोस्तों ये द्वारका प्रसाद मिश्र जी की है। द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है कौन सी? कृष्णायन, है ना। और कृष्ण जी संबंधित थे द्वारका से, आपको पता होगा द्वारका में कृष्ण जी। तो कृष्णायन रचना भी द्वारका प्रसाद मिश्र की होगी। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी है? हेमतरंगिणी है ना। हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी की, इनको भी याद रख लेना है, ठीक है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की उर्मिला एक रचना है, उर्मिला, इनको भी याद रख लेना, उर्मिला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। और रामेश्वर शुक्ल अंचल मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल मासलवाद की मानी जाती है, इनको भी याद रखेंगे। फिर मध्य प्रदेश से प्रकाशित बाल पत्रिका कौन सी है? बाल पत्रिका बताना है। देवपुत्र, बाल मित्र, लोटपोट या फिर बालवाणी। ये बाल पत्रिका से भी ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो कौन सा आता है? हिंदी साहित्य की बेस्ट बुक है कौन सी है? विवेक शंकर की है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है हिंदी साहित्य की, है ना। हिंदी साहित्य विवेक शंकर, ठीक है। मध्य प्रदेश से प्रकाशित बाल पत्रिका जो है वो देवपुत्र है। देवपुत्र यानी कि जो 1 नंबर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित बाल पत्रिका मानी जाती है, देवपुत्र। ए नंबर नगीना पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गढ़वाली बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी के अंतर्गत आती है दोस्तों गढ़वाली, है ना। नेपाली भी आती है,
गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी, कुमाऊनी भी आती है, कुमाऊनी, है ना, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी। ठीक है, तो ये जो है गढ़वाली दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आती हैं? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। इनको याद रखेंगे, गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? बोले क्या चाहिए? घरवाली चाहिए, कैसी चाहिए? कुमाऊनी से कुमारी चाहिए, और कैसी चाहिए? नेपाली चाहिए, है ना। घरवाली चाहिए, कुमारी चाहिए, नेपाली चाहिए। तो घरवाली से गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये आपकी पहाड़ी हिंदी की हो जाएंगी दोस्तों। पहाड़ी हिंदी की ये 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी। ठीक है, ये 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गढ़वाली पहाड़ी हिंदी की इस प्रकार से भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की अब छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास, यानी कि कन्नौजी, बुंदेली, है ना, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये पश्चिमी के अंतर्गत आती है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता ही हर एग्जाम में। ठीक है, अब आपको बताना है विलोम शब्द योग में कौन सा नहीं है? नक्सिक, कुआं खाई, राग विराग या फिर गुप्त व्यक्त, यानी कि 17 का आंसर चयन करना है हमें। तो विलोम शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? सिर्फ मैं जो ट्रिक बताता हूं वो स्मृति में, आपकी स्मृति में क्या हो जाए? छप जाए, इसलिए मैं कुछ भी आपको बताता हूं, याद करवाता हूं। व्यवहारिक जीवन से जोड़िए, याद हो जाता है। ठीक है, विलोम शब्द युग में कौन सा नहीं है? नख का सिख, कुआं का खाई, राग का विराग, गुप्त का व्यक्त। तो 17 का आंसर आपको चयन करना है, और विलोम शब्द योग में कौन सा नहीं हो जाएगा? अगर आपसे बनता है तो उत्तर आपको फटाक से देना है। और यहां पर आपने चयन किया है कि कुआं का खाई नहीं होता, कुआं का विलोम खाई नहीं होता, यानी कि नख का सिख होता है, राग का विराग होता है, गुप्त का व्यक्त भी होता है, कुआं का खाई, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य भी चयन करना है आपको। मैं मेरी बहन के साथ बाजार जा रहा हूं, मेरे विचार हैं कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, यदि वह आए तो मुझे बुला लेना, हमारी सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है। तो शुद्ध वाक्य आपको बतानी है कौन सी है? मैं मेरी बहन के साथ बाजार जा रहा हूं। ठीक है, मेरे विचार हैं कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। मेरे विचार नहीं, मेरा विचार होता, मेरा विचार है। ठीक है, मेरा विचार है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। यदि वह आए तो मुझे बुला लेना, है ना। तो इनमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, और शुद्ध शब्द आपका होगा यदि वह आए तो मुझे बुला लेना, है ना। यानी कि आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर, ये 3 नंबर है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देख लेते हैं। शुद्ध बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध यानी कि 19 का उत्तर बताना है। कुशासन, आमिष, गणित या फिर केंद्रीयकरण। तो कुशासन, ये कुशासन ऐसा लिखा जाता क्या? आमिष, आमिष यहां से लिखा जाता क्या? गणित, है ना। केंद्रीयकरण, तो बताओ जल्दी से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? 19 का आंसर। तो आपने बता दिया कि सर गणित में हमें कोई भी वो नहीं लग रही है, तो गणित आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, गणित शुद्ध, यानी कि सी नंबर आपका संजय जी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपको बताना है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? समुच्चारित भी और भिन्नार्थक भी, कौन सा शब्द युग में नहीं है? दिन, दीन, दस, दंश, कभी, कभी, दमन, दामन। तो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, और प्रश्न क्रमांक 20 में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द आपका दिन, दीन, दस, दंश, कभी, कभी। तो कभी कभी ये है क्या? नहीं है। बोले सर ये तो सेम लिखा है, तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। फिर देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नी से नियम, निर्भय,
नियम, नियम या फिर निर्भय। तो नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है प्रश्न क्रमांक 1 में। और उपसर्ग आपने पढ़े हैं दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय को माइंड में सेट कर लेना है। उपसर्ग शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। तो यहां उपसर्ग आपसे पूछा गया है, तो इसको निर्भय को काट दो, नियम को काट दो, निर्भय को काट दो। यहां पर क्या हो जाएगा, यम, यम में अगर आप नी उपसर्ग लगा दो तो हो जाता है नियम, और यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है प्रश्न क्रमांक का, ठीक है। तो 1 नंबर सही है। फिर आपसे कथनी का कौन सा सही विलोम है, कथनी, कथनी का विलोम बताना है दोस्तों। कभी कभी अपन क्या करते हैं, कथनी और करनी, बोले जिसकी कथनी में अंतर उसकी करनी में अंतर, है ना। तो आपको बताना है कथनी का विलोम क्या होगा। तो करनी भी आपको बताना है दोस्तों, करानी, कारनी, कारनी या फिर करनी। तो करनी कैसा लिखा जाता है, बोले सर करानी नहीं लिखा जाता, इसको काट दो। कारनी भी नहीं लिखा जाता, इसको भी काट दो। कारनी भी नहीं लिखा जाता, इसको भी काट दो। और चौथे को बोले टिक कर दो, सही, करनी ही सही होगा। और 4 नंबर आपका अनिल जी बिल्कुल सही हो जाएगा, करनी, ठीक है। कवयित्री, कवयित्री का सही विलोम बताना है दोस्तों। कवयित्री, देखो कवयित्री कैसा लिखा जाता है, कभी कभी ये शुद्ध शब्द में पूछा जाता है। का और बा, का और बा ये पूरा लिखा वा, का और वा, और या में छोटी ई की लगा के बड़ी त्रा में बड़ी की लगा दो, ये कवयित्री शुद्ध हो जाएगा। ये कवयित्री कई बार पूछा गया है, और कुछ लोग क्या करते हैं, का बी ई त्री इस प्रकार से लिख देते हैं और बोले शुद्ध हो गया। तो शब्द शुद्धि में भी ये कवित्री पूछा जाता है। तो कवित्री का आपको पता ही चल गया कि कवित्री का विलोम तो कवि हो जाएगा, और आपका जो 1 नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कवित्री का विलोम कवि, ठीक है। तो ये नंबर सही हो जाएगा। अगला है संधि विच्छेद के सही संधि विच्छेद को चुनिए दोस्तों। संधि विच्छेद, संधि छेद के, संधि छेद के संधि विच्छेद को चुनना है। संधि छेद का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। 4 विकल्प हैं, और यहां पर आपका सही होगा दोस्तों संधि धन छेद। देखो संघी है तो ये तो वैसे ही कट जाता है, संधि ऐसा लिखा नहीं जाता, ये भी कट जाता है, ठीक है। ये सधी लिखा है तो इसको भी काट दो, तो उत्तर निकल के आ जाता है 3 नंबर, 3 नंबर यानी सी नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है दोस्तों, अधि, अधि से बताना है अधिवर्ष, आधिवर्ष, अधिवर्ष या फिर आधिवर्ष। देखो यहां पर याद रख लेना है, अधि, अधि उपसर्ग बोल रहा है तो ये अधि तो आएगा नहीं, इसको काट दो। आधी भी नहीं आएगा, इसको भी काट दो। अब यहां पर आधी दिया है तो इसको भी काट दो, उत्तर निकल के आ जाता है। और एक चीज याद रख लेना, वर्ष जो लिखा जाता है, वर्ष, शुद्ध वर्ष लिखा जाता है, ये सॉरी है ना, वर्ष ये शुद्ध वाला वर्ष है, ऐसा है ना। नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी लिख देते वर्ष, बड़ा वा लिख देते, बोले सर ये शुद्ध हो गया, है ना। तो वर्ष भी याद रख लेना है, वर्ष कैसा लिखा जाता है, ये वाला वर्ष शुद्ध माना जाता है, ना कि ये बड़ा वाला, ठीक है। तो इसको भी आपको समझना है। और अधि उपसर्ग अधि वर्ष में होगा 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर। अभी बहुत सारे लोगों से अगर लिखवाएं कि वर्ष लिखो वर्ष, तो आप वर्ष लिख दोगे बड़ा वा बना के, कैसा ऐसा बनाया, बोले सर वर्ष लिख गया, ये वर्ष हो गया, ठीक है। तो वर्ष आपका इसमें बड़ा वा नहीं आता, वा आता है। ऐसे ही वर्षा, वर्षा में भी आपका दोस्तों क्या आता है, क्या आता है जल्दी से बताओ। और चौमासा बताना है हमें, चौमासा में कौन सा समास है, चौमासा भी आपको चयन करना है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास। और यहां पर आप चौमासे में बोले सर संख्या आ रही है, 4 संख्या आ रही है, तो क्या हो जाएगा, 4 मासों का समूह है, 4 मासों का समूह, उसे क्या कहेंगे, चौमासा। यहां पर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो द्विगु आपका हो गया। समास को मैंने आपको कई बार बताया है, कर्मधारय समास में मैंने बताया है, क्या बताया है कि अगर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए तो कर्मधारा समाय, है ना। द्वंद्व समास में एक दूसरी दोस्तों द्वंद्व होता है और वाचक चिन्ह आता विग्रह करने पर, ठीक है। बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है। और जितने भी आपके क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द, वो योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ और रूढ़ आप समझते होंगे दोस्तों, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, रूढ़ शब्द, रूढ़, है ना। जैसे मैं कहूं जल,
तो जल कैसा शब्द है, रूढ़ है, इसके दो टुकड़े सार्थक नहीं हो सकते, इसके दो सार्थक भाग आप बनाओगे तो जा अलग हो जाएगा, ला हो जाएगा, सार्थक शब्द नहीं हो रहा, तो ये रूढ़ हो जाएगा, है ना। फिर मैं कहूं कि पाठशाला, तो पाठशाला दोस्तों आपको पता है कि ये शाला अलग हो गया, पाठ अलग हो गया, तो ये दो सार्थक शब्द समूह बन गए आपके, शाला और पाठ, ये आपका यौगिक कहलाएगा, ठीक है। और मैं बोलूं दशानन, दशानन, अब इस शब्द में तीसरा अर्थ निकला कि दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका योग रूढ़, योग रूढ़। तो ये तीन होते हैं दोस्तों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो इनको भी आपको समझना है। और शताब्दी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, यहां पर आपसे पूछा गया, तो यहां पर आपने बताया कि सर जो शताब्दी जो है आपका जो 1 नंबर में लिखा वो बिल्कुल सही होगा, है ना। ये आपको कट कर दो, इसको भी कट कर दो, ये जो शताब्दी है 1 नंबर वाला वो सभी ने सही बताया है, धाकड़ जी, बीजे परमार जी, एस ओम प्रकाश जी, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को बताना है, बोले घोड़े को पानी दिखाकर लाओ, तो घोड़े को पानी दिखाकर ही लाए, पिलाकर नहीं लाए, है ना, घोड़े को पानी दिखाकर लाओ, तो घोड़ा को बताना है। आपने वो सुना होगा ना दोस्तों कि घोड़ा दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, पढ़ा था सभी लोगों ने, वो सॉन्ग आपने सुना होगा। और यहां पर वही घोड़ा है, घोड़ा को अश्व भी कहा जाता है ना। और दोस्तों यहां पर अश्वा अश्वा लिखा है, तो इसके लिए इसको तीनों को काट दो। बोले सर अश्वा नहीं कहा जाता, अश्वा अश्वा तीना में आ गया, तो अश्व कहा जाता है कहा जाता है, घोड़ा बाजी भी मार जाता है, तो आपका 1 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, 1 नंबर। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जिसे इस बात का ज्ञान ना रहे कि कर्तव्य क्या है उसे क्या कहेंगे। हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमें सहकारी संपत्ति का क्या करना है, सुरक्षा करना है, हमारा कर्तव्य है। संविधान में जहां कुछ हमें अधिकार दिए हैं वहीं कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, है ना। वन संपदा को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। वैसे ही कहा गया कि इस बात का जिसे ज्ञान ना रहे कि कर्तव्य क्या है उसे क्या कहेंगे। तो 4 विकल्प हैं और उसे कहेंगे दोस्तों हम क्या कहेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 में किम कर्तव्य विमूढ़, है ना, किम कर्तव्य विमूढ़। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से देख लो जरा, प्रश्न क्रमांक 9 में किम कर्तव्य विमूढ़, इसको थोड़ा सा गौर से देखना सभी को। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, है ना, उसे कहा जाता है किम कर्तव्य विमूढ़, यानी 3 नंबर से आपका सही हो जाता है, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं अगले, देर लगाकर काम करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। देर लगाकर काम करने वाला, तीव्र लंबी, दीर्घ सूत्री, यहां पर दीर्घ लिखा है दीर्घ, तो ये तो पहले ही कट जाता है। अब दीर्घ सूत्री विलंब या फिर तीव्र लंबी, तो तीव्र लंबी भी कट जाता है दोस्तों। अब आप विलंब बताना है, दीर्घ सूत्री में से 2 में से चयन करना है, 50-50% डोल जाता है आपका मन, और आप बता देते हो सर कि देर लगाकर काम करने वाले के लिए एक शब्द जो हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री यानी 3 नंबर, देर लगाकर काम करने वाला दीर्घ सूत्री आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, है ना, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा पाओगे। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ क्या है, मृत्यु के अत्यंत करीब होना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, या फिर अनजाने में रहस्य समझ लेना। तो क्या हो जाएगा आपका अंधा बनना मुहावरे का अर्थ। और आपको पता है कि आप बोलते थे कि वो यार जानबूझ के अंधा बन रहा था, अपन बोलते ना यार वो तो अंधा बन रहा था, है ना, जानबूझ के, ठीक है। और आपका अंधा बनना यानी कि जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, अंधा बनना मुहावरे का बिल्कुल सही हो जाता। दोस्तों अन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा, अन, अन यानी कि प्रश्न क्रमांक 12, तो अनमना, रहन, अनबन या फिर अनचाहा। तो अन प्रत्यय का आपको बताना है, अन प्रत्यय से बना जो शब्द है वो कौन सा है, आप उसे क्या कहोगे, अनचाहा, अनबन या फिर अनमना या फिर रहन। ये 4 विकल्प है हमारे सामने और 4 में से आपने जो चयन किया है वो किया है राज जी रहन। देखो रहन जो हो जाएगा, रह,
है ना, धन हो जाएगा अन। अब यहां पर प्रत्यय पूछा है ना कि उपसर्ग, तो देखो यहां पर अन उपसर्ग लगा दिया, यहां पर अन उपसर्ग लगा दिया, यहां पर अन उपसर्ग लगा दिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि सर 4 नंबर है, लेकिन उत्तर वास्तव में क्या है, रहन। प्रत्यय पूछा गया, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और आपने रह धन अन कर दिया तो हो जाएगा रहन, और अन प्रत्यय आपका रहन में, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लगा दिया 4, कुछ लोगों ने लगा दिया 1, कुछ लोगों ने 3। वो समझ रहे थे कि उपसर्ग पूछा गया, लेकिन पूछा प्रत्यय गया था। गलती यहीं से होती है दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोलता हूं। आप क्या करते हो कि अन प्रत्यय लगा और आपने समझ लिया कि उपसर्ग, तो फटाक से डी लगा देते हो, बोले डी तो है 4 नंबर, अन तो लगा है ना। गलतियां यहीं होती हैं। जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को लिखो। जंगल के लिए, जंगल के लिए और क्या बोला जाता है ये हमें बताना है। प्रज्ञा तिवारी जी, क्या बोला जाता है? कंतार, अरंड, कानन, कनन, कंतर, अरंड, कनन, वन, अरंड, कानन। अब देखना दोस्तों, अरंड किस में सही लिखा? एक तो इसमें सही लिखा और एक इसमें सही लिखा। ठीक है, इसमें कानन, कनन, कानन सही नहीं लिखा, इसको काट दो। इसमें कनन लिखा, इसको काट दो। इसमें अरंड गलत लिखा, काट दो। इसमें अरंड गलत लिखा, काट दो। उत्तर कौन सा निकलेगा? वन, अरंड और कानन, है ना, डी नंबर। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। आपने देखा कि अरंड किस में सही लिखा? इसमें लिखा और इसमें लिखा, इन दो में लिखा, इन दोनों को काट दो। ठीक है, फिर आपने देखा कि कानन किस में लिखा, तो कानन दोस्तों आपने देखा कि इसमें लिखा, ये तो कट चुका है, इसमें कानन नहीं लिखा तो इसको भी काट दो। उत्तर निकल के आ जाता है अपने आप 4 नंबर। तो थोड़ा सा आप सभ्यता से अगर सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे तो गलत आपका नहीं होगा, और जल्दबाजी में करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में करेंगे तो आपका गलत निश्चित ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस माने कि हाँ मुझे तो पता है, मुझे तो पता है ना, मैं जानता हूं इस प्रश्न को, और प्रत्यय और उपसर्ग वाले सभी लोग जानते थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने गलत किया कि नहीं किया? किया, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं पढ़ा और इन्होंने लगा दिया कि अन तो इसमें है, 4 नंबर में है, 2 नंबर में है ना। इसलिए मैं कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, प्रश्न को पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि हमसे बनता नहीं है कुछ, हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आराम आराम से उसका उत्तर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है ना। गलत रहने की संभावना यही होती है दोस्तों, जो ज्यादा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, है ना। मनोकामना का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मनाह धन कामना, मनाह धन कमाना, ये तो मनाह होता नहीं, काट दो। मनाह धन कामना, ये भी नहीं होता, है ना। मनाह धन कामना, ये भी नहीं होता, तो उत्तर निकाल के क्या आता है? आपको चारों ऑप्शन को काटना है, सही करना है। चारों ऑप्शन को क्या करना है? काटना है, हल करना है, तब आपका उत्तर 1 नंबर आएगा और आप 1 नंबर प्राप्त कर पाओगे बिल्कुल सही तरीके से। नहीं तो आप पेपर में से आओगी तो मैं तो सही करके आया हूं, जब रिजल्ट आया बोले यहां तो प्रत्यय पूछा गया था, यार मैंने तो उपसर्ग लगा दिया, बताओ इतना अच्छा 1 नंबर से आप क्या हो गए? चूक गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रामानुज का सामासिक विग्रह क्या होता है दोस्तों? रामानुज, एक नाम, रामनुज, राम का अनुज, राम की बहन। इसलिए एक एक शब्द को आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा है दोस्तों अभी एमपी टेट वर्ग 1 और 2 हुए, 1-1, 2-2 नंबर से पीछे रहे हैं आदमी, मात्र 1-2 नंबर से, 1-2 नंबर से पीछे, बाहर लिस्ट से। ये 1-2 नंबर आपके बहुत ही काम के होते हैं। और रामानुज का सामासिक जो विग्रह होता है तो वो क्या हो जाएगा? राम का अनुज, राम का अनुज, यानी 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। फिर दोस्तों अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अनुच्छेद, ये अनुच्छेद आ गया अब, तो क्या हो जाएगा? अनुधन छेद, अनुधन छेद, अनुधन छेद, या फिर अनधन छेद। तो अनुच्छेद में बताना है दोस्तों। और यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक 16 में जो हो जाएगा भाव से भिंडे जी, उत्तर होगा आपका कौन सा? अनुधन छेद। अनुधन छेद यानी कि आपका जो 1 नंबर है बराबर होता है आपका अनुच्छेद, है ना। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, बहुत ही कम लोग लाइक कर पाते हैं, है ना। लाइक करने में आपको कोई पैसे नहीं लगते, कोई कुछ नहीं लिया जाता है ना। तो लाइक सभी को करना है। प्रीतम द्रग मीचत पिया, पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी अजान लो, नेकु ना होती लखाए। इसमें कौन सा रस है? प्रीतम द्रग मीचत पिया, पानी परस सुख पाए।
अब दोस्त देखना दोस्तों, प्रेम की बात हो रही है, प्रीति की बात हो रही है ना, सुख की बात हो रही है, तो ऐसा कौन सी रस में होता है दोस्तों, है ना, कौन सा रस में होता है। मैंने आपको बताया था कई बार कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही, है ना। यहां पर दोस्तों काय की हो रही है, श्रृंगार की बात हो रही है, संयोग श्रृंगार की, और श्रृंगार रस यानी कि जो 4 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संयोग और वियोग श्रृंगार के 2 रस माने जाते हैं, और श्रृंगार को रसों का राजा भी कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। रसों का राजा किसे कहा जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो बता देना कि श्रृंगार को कहा जाता है रसों का राजा, जिसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है। कंकड़ किंकड़ निपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, रति होता है, रति मतलब होता है प्रेम, रति मतलब क्या होता है, प्रेम, याद रख लेना, है ना। और प्रेम होता है दोस्तों कई प्रकार का, एक ईश्वर विषयक प्रेम होता है जो आपका भक्ति रस का स्थायी भाव माना जाता है, और एक प्रेम दोस्तों आपका ये रति वाला प्रेम है जिसमें श्रृंगार रस हो जाता है। ठीक है। अब आपको बताना है, कंकड़ किंकड़ निपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कौन सा अलंकार है। कंकड़ किंकड़ निपुर धुनी सुनी यहां पर बताना है, और यहां पर आपने बता दिया सर कि का की बार बार आवृत्ति हो गई, तो मैंने लगा दिया अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास लगा दिया तो सी नंबर यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, 3 नंबर। 4 बजे दोस्तों जीएस की क्लास होगी, साइंस की क्लास होगी, उसको अटेंड करना है, जीएस पढ़ना है आपको। ठीक है। और अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच ना धुआवत सारी। तो दोस्तों पता है पंक्ति किसकी है, सूरदास की पंक्ति मानी जाती है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच ना मारी। और ये पंक्ति सूरदास की है, और सूरदास जी वात्सल्य के चितेरे कवि कहे जाते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा रस होगा, कौन सा होगा, वात्सल्य, यानी कि इसमें श्रृंगार है दोस्तों, सॉरी, है ना, इसमें श्रृंगार है, इसको याद रख लेना। सूरदास वात्सल्य के माने जाते हैं, लेकिन अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवत सारी। ठीक है। तो इसमें श्रृंगार रस लगा लेना, है ना, श्रृंगार रस यानी कि आपका जो 3 नंबर है, 3 नंबर श्रृंगार रस आप याद, श्रृंगार रस इसमें। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार ही लगा लेना। मलिन वृष भानु कुमारी, इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोरात जग, बा पाए बोराए। ये 20 का आंसर आपको बताना है। तो आपका कनक कनकते सौगुनी में कौन सा हो जाएगा, बोले सर कनक और कनक 2 शब्द 2 बार आया है, कनक और कनक। एक कनक का अर्थ होता है क्या, सोना, है ना, और दूसरी कनक का अर्थ होता है धतूरा, धतूरा होता है धतूरा। ठीक है। तो याद रख लेना, एक कनक का सोना, दूसरी कनक का धतूरा। अगर एक जैसे शब्द आए और इनके अर्थ अलग अलग आए तो वहां पर यमक अलंकार लगा देते हैं, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। और आज की कथा अपनी यहीं पर इति वार्ता यानी कि समाप्त होती है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, बहुत सारे प्रश्नों को जान लिया। किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, और जल्दी से पूछ सकते हैं। 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, काय की होने वाली है, जीएस की। तो 4 बजे जल्दी से सभी लोगों को देखना है ना। विकल जी, किशन, सोनवीर जी, बीजे परमार, राज जी, पिंकी जी, रबीना जी, प्रेम सिंह जी, सभी को दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक करके ही जाएं और जीएस की क्लास अटेंड करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। जय